अब हम एग्रोक्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन और एग्रो इकोलॉजिकल रीजनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले, क्लाइमेट वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर इन अ रीजन। सेवरल स्कॉलर यूज क्लाइमेट एज अ बेसिस ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन। ठीक है, तो कुछ नाम देख लेते हैं हम, जैसे MS रंधावा, रंधावा स्लैम्पा सेन गुप्ता, रंधावा स्लैम्पा सेन गुप्ता, RSS है ये। रंधावा, MS रंधावा, O स्लैम्पा सेनगुप्ता, P सेनगुप्ता, RSS रंधावा सेनगुप्ता स्लैम्पा सेनगुप्ता। तो 1958 आपको याद रखना है एक तो ईयर, और ये 1968, 1989, 58, 68, 89, 58, 68, 89 तीन ईयर याद रखने की कोशिश करेंगे। 58 RSS, 58, 68, 89, RSS 58, 68, 89। तो RSS मतलब रंधावा, फिर ओसलाम्पा, फिर S से सेन गुप्ता, P सेन गुप्ता। तो MS रंधावा ने एक किताब, एक वर्क पब्लिश किया था, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया। ये ICAR के, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के फॉर्मर DG थे। ठीक है, ओस लाम्पा ने 1968 में, MP सेनगुप्ता ने 1968 में, एंड सेवरल अदर स्कॉलर्स ट्राइड डिवाइडिंग इंडिया इनटू एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स। ठीक है, इन सब की अपनी अपनी क्लासिफिकेशन है। अब जो प्लानिंग कमीशन और NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है, प्लानिंग कमीशन और NRSA ने 1989 में डिवाइड किया इंडिया को इनटू एग्रोक्लाइमेटिक रीजन बेस्ड ऑन कॉमोडिटी ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर्स। कॉमोडिटी ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर्स मतलब बहुत सारे एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर्स के बेसिस पे। जैसे कि फैक्टर्स क्या कहते हैं, अब सॉइल टाइप हो गया, रेनफॉल, टेम्परेचर, वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा, उनके बेसिस पे एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया। अब प्लानिंग कमीशन ने बोला कि एग्रोक्लाइमेटिक डिवीजन का पर्पस क्या है, ताकि एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी जा सके। ठीक है, इनकम इंक्रीज करी जा सके, प्रोड्यूसर मतलब फार्मर्स की। तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना, इनकम इंक्रीज करना, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, सस्टेनेबल एंड साइंटिफिक यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करना, और बैलेंस इन डिमांड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज ऑफ नेशनल लेवल बाय केयरफुल एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ वेरियस जोन्स। ठीक है, अब दो 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स है, वो कौन कौन से हैं उनके नाम देख लेते हैं फटाफट, अभी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो कैसे याद करना है ये भी देख लेते हैं। एक तो ये डायमंड याद करो भाई। ठीक है, सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, डायमंड याद कर लिया। और एक ये विक्ट्री याद करो कि वेस्ट कोस्टल प्लेन और ईस्ट कोस्टल प्लेन, वेस्ट कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट कोस्टल प्लेन एंड हिल्स। तो ये 4 याद हो गए, ये 2 6 याद हो गए। एक अपना है वो आइलैंड्स वाला। ठीक है, तो 7 याद हो गए। अब उसके बाद ये वाले याद करने हैं, गंगैटिक वाले। तो 4 तो ये हो गए, 11 याद हो गए। ठीक है, 2 ये है वेस्टर्न हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज, 13 याद हो गए। और 2 यहाँ पे है, 2 जैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय, ऐसे ही 2 वेस्ट इलाके में है। ठीक है, कौन कौन से, ये गुजरात प्लेट्यू एंड हिल्स और वेस्टर्न ड्राई रीजन। तो ये वाले भी अब हमें याद हो गए, 15 की 15 हमें टाइप्स याद हो गए एग्रोक्लाइमेटिक रीजन के। उनके नाम देख लेते हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न हिमालयस, ट्रांस गंगेटिक प्लेन, अपर गंगेटिक प्लेन, मिडल गंगेटिक प्लेन, लोअर गंगेटिक प्लेन, वेस्टर्न ड्राई रीजन, गुजरात प्लेट्यू एंड हिल्स, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड हिल्स, और अपना आइलैंड्स। ठीक है, तो अब इनके बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है वो देख लेते हैं। तो वेस्टर्न ड्राई रीजन जो है, वेरी वेरी लो इन प्रोडक्टिविटी, इसीलिए इस इलाके में जैसे 40% ऑफ द कंट्रीज बाजरा इज प्रोड्यूस्ड बाय क्या, राजस्थान। ठीक है, और ग्राउंड नट जो है प्रोडक्शन, वो ओवर 1/3 ऑफ द ग्राउंड नट प्रोडक्शन जो है कंट्री की, वो गुजरात से होती है। तो ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन हो गई, और या फिर अपना पल्सेस की प्रोडक्शन हो गई। ये वाला रीजन पल्सेस भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, या फिर अपना मिलेट्स की प्रोडक्शन हो गई। ये सब प्रोडक्शन इसी रीजन से होती है, क्योंकि इसकी वेरी वेरी लो प्रोडक्टिविटी है। और लार्ज बट लेस फर्टाइल, लार्ज बट लेस फर्टाइल सॉइल। ऑफ कोर्स सैंडी सॉइल मिलेगा आपको यहाँ पे, तो वो लेस फर्टाइल ही होगा और एरिड होगा।
और पॉपुलेशन प्रेशर भी, यहाँ इतने लोग नहीं रहेंगे तो पॉपुलेशन प्रेशर भी कम ही होगा। फिर गुजरात हिल्स की बात होती है, ये मॉडरेटली गुड है, मॉडरेटली गुड प्रोडक्टिविटी है यहाँ पे, तभी वहाँ पे मिलेट्स में बाजरा उगाया जा रहा है, यहाँ पे फिर भी ग्राउंडनट ऑयल सीड्स उगाए जा रहे हैं। तो मॉडरेटली गुड प्रोडक्टिविटी है, इसका कारण एलुवियल सॉइल का होना भी है यहाँ पे। ठीक है, मॉडरेटली गुड लैंड, सब यहाँ पे मॉडरेट है, मॉडरेट पॉपुलेशन प्रेशर, मॉडरेटली गुड प्रोडक्टिविटी, मॉडरेटली गुड लैंड, और यहाँ पे सेमी एरिड टू एरिड कंडीशन है। तो सब कुछ यहाँ पे मॉडरेट 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 ही मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, 1 मिनट बस। मॉडरेट मॉडरेट मॉडरेट। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब हमें क्या क्या लिखना होगा जब भी एग्रोक्लाइमेटिक रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। टेम्परेचर के बारे में लिखो, समर विंटर की टेम्परेचर, रेनफॉल कितनी हो रही है, लैंड की प्रोडक्टिविटी वहाँ पे क्या है। जैसे राजस्थान के बारे में हमने बोला कि वेस्टर्न ड्राई रीजन के बारे में हमने बोला कि वेरी वेरी लो प्रोडक्टिविटी, तो ऐसे प्रोडक्टिविटी के बारे में लिखो। पॉपुलेशन प्रेशर, जैसे हमने गुजरात में मॉडरेट पॉपुलेशन प्रेशर लिखा। ठीक है, मतलब गुजरात प्लाटियो एंड हिल्स में। और फिर सॉइल एंड वाटर कंडीशन के बारे में बात करो, जैसे हमने सॉइल के बारे में बोला कि वेस्टर्न गुजरात में नॉट वेरी फर्टाइल, मतलब मॉडरेटली गुड सॉइल गुड लैंड है। ठीक है, एग्री रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में बात करो, जैसे मैंने अभी क्रॉप्स के बारे में बात करी कि वेस्टर्न राजस्थान में बाजरा ज़्यादा उगता है। ऐसी अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो उस इलाके में अपना राइस और वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो यूपी है, यूपी शुगर केन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट यूपी और महाराष्ट्र है। ठीक है, दोनों मिला के लगभग लगभग इंडिया का ओवर 50% जो प्रोडक्शन है शुगर केन का, ये 2 स्टेट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों के बारे में लिखो। फिर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में लिखो कि जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट करनी है तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको बैम्बू प्रमोशन करना पड़ेगा, हॉर्टिकल्चर प्रमोशन करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ की जो राइस कल्टीवेशन है वहाँ का बहुत पॉपुलर है, वहाँ पे आपको टी और बेवरेजेस को, टी कॉफ़ी को प्रमोट करना पड़ेगा उस इलाके में। ठीक है, एग्रीकल्चर कनेक्टिविटी, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ हीरा है, हीरा मतलब जो नीति आयोग ने दिया था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हीरा में क्या होता है कि हाईवे, इनलैंड वाटरवेज, रेलवेज, तो ए से एयरवेज, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हीरा वहाँ पे प्रमोट करना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज वहाँ पे लिखो। ठीक है, जैसे कि अभी हम आइलैंड्स डेवलप कर रहे हैं, आइलैंड अपना अंडमान निकोबार में डेवलपमेंट चल रही है, तो उसकी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज लिखो। वेस्ट बंगाल में अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो वहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे कॉपरेटिव्स बनाना, फार्मर्स की फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाना, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी के इलाके में जो वाटर कंजर्वेशन मेथड्स हैं वो लेने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज हम वाटर बहुत ही इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं क्योंकि शुगर केन जैसी क्रॉप्स वहाँ उगाई जा रही हैं। ठीक है, जो क्रॉप्स के प्राइसेस हैं वो सही से फार्मर्स को दिया जाए क्योंकि उसकी यूपी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसी वाली चीज़ें आपको फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, तो ईजी है। तो ट्राई थिंक विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप, जैसे हॉर्टिकल्चर के बारे में हम सोचेंगे, हॉर्टिकल्चर और स्पाइसेस के बारे में सोचेंगे। जैसे स्पाइसेस है कि एरिका नट कहाँ पे उगती है, फिर कार्डेमोम कहाँ, कार्डेमोम हिल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपना केरला में कार्डेमोम हिल्स है तो वहाँ पे कार्डेमोम बहुत उगती है। और स्पाइसेस जैसे हो गई ब्लैक पेपर है, ठीक है, ये कहाँ पे उगती है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखेंगे। हॉर्टिकल्चर के बारे में लिखेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप सबसे ज़्यादा, जैसे 70% ऑफ द ओनियन इस इलाके में उग रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, ये वाला इलाका ओवर 70% ऑफ द ओनियन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे। रबर ट्री जैसे केरला में उगता है, बैम्बू जैसे नॉर्थ ईस्ट में उगता है तो बैम्बू की मार्केटिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। जूट इन लोअर गंगा रीजन्स में उगती है तो जेडीपीज जिसे हम कहते हैं, जूट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब थिंक विद रिस्पेक्ट टू इरिगेशन टाइप के बारे में सोचो। जैसे माइक्रो इरिगेशन की बात करेंगे तो हम ये बताएंगे कि भाई
जो माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही कम है, और जो माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो वेरी भी बहुत ज़्यादा कर रही हैं इंडिया में, कि किसी इलाके में बहुत ज़्यादा है, किसी इलाके में बहुत कम है। तो माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज़ का ग्राफ से हम देख सकते हैं कि किस इलाके में कितनी है। अब अगला है टैंक कंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लिख सकते हैं कि कैसे टैंक कंस्ट्रक्शन साउथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे हम वहाँ के सॉइल से रिलेट कर सकते हैं, वहाँ की टोपोग्राफी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है रिवर लिंकेज एंड कैनाल्स, जैसे गोदावरी और कृष्णा का लिंक करा करा गया है, पुलावरम करके वो है ना, मतलब वो लिंक करा गया है, ठीक है। ऐसी पन्ना टाइगर रिजर्व में भी लिंक करा गया है, सोन बेतवा केन बेतवा लिंक जो है, ठीक है। उसका बताओ इरिगेशन में क्या क्या फ़ायदा होगा, बुंदेलखंड रीजन में जैसे वाटर सप्लाई का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वो सब भी बता सकते हैं। ड्राई फार्मिंग के बारे में बात कर सकते हैं। ड्राई फार्मिंग वैसे जैसे जो भी हमारा वेस्ट का इलाका है वहाँ हमारे मिलेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, वो मिलेट्स और ऑयल सीड्स के लिए और मेज़ की प्रोडक्शन के लिए। तो उसके बारे में बताओ कैसे ड्राई फार्मिंग प्रमोट करके हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। फिर अपना वाटर प्रिजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करो, तो इसमें हम बता सकते हैं कि कैसे मराठवाड़ा इलाके में शुगर केन केवल 4% ऑफ द टोटल जो वहाँ पे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है ना, टोटल क्रॉप्ड एरिया, मतलब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में 4% ही शुगर केन है, बट वहाँ का वो लगभग 70 80 90% के करीब वाटर ले लेता है। तो ये बताओ कि रीजन के हिसाब से ही इरिगेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे वेस्टर्न रीजन है वो वाटर स्कार्सिटी वाला रीजन है, तो वहाँ पे जो ऑयल सीड्स का प्रमोशन ज़्यादा होना चाहिए, मिलेट्स का प्रमोशन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और वाटर बजटिंग होनी चाहिए, वाटर यूजर्स एसोसिएशन होनी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर हम लिख सकते हैं कैसे वहाँ पे एग्रीकल्चरल मतलब एग्रीकल्चरल ड्रॉट्स कैसे पैदा हो रही है ना इस कारण से। तो बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग ऑफ ऐसे जो एग्रो क्लाइमेटिक क्रॉप्स नहीं हैं, इसलिए वहाँ पे जो समस्या पैदा हो रही है। फिर एलाइड सेक्टर्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे सिल्वीकल्चर मतलब सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री एंड पिगरी के बारे में बात कर सकते हैं, पीसी कल्चर, लाइफ स्टॉक रियरिंग, फॉडर प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। या फिर एग्रीकल्चरल इनपुट्स के बारे में, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन हमने देखा, ठीक है। कि हमने देखा जैसे कुछ कुछ इलाकों में, जैसे मध्य प्रदेश है, ओवर 40% ऑफ द, या मध्य प्रदेश है या फिर राजस्थान है, 40% से ज़्यादा जो उनकी अपना इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वो एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर्स के लिए जाती है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन वहाँ पे सब्सटेंशियल लेवल में हुई है, ठीक है। यहाँ वहाँ पे जो और एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी प्रमोट नहीं हुई हैं। और फर्टिलाइज़र की कंजप्शन हम ऐसे देख सकते हैं कि एनपी के रेशियो जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बारे में हम देख सकते हैं क्योंकि हम वहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से पंजाब में क्रॉप्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे जो फर्टिलाइज़र कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसके बहुत सारे हार्म्स हैं, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट को हार्म है उसके कारण, ठीक है। उसके कारण जो सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है, उसके कारण हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, उसके कारण जो हमारा वो है ट्रेड बैलेंस वो बेकार हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, एल्कलाइन सॉइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो ऊसर भी कहते हैं जिसे, ऐसे करके हम लिखेंगे। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एग्री के बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत फेमस चल रहा है आजकल, ठीक है। बहुत सारे इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट दे रही है, जैसे पंजाब की गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है टू मूव अवे फ्रॉम राइस, ठीक है। और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक तो फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, एक क्लाइमेट अडेप्टेशन, क्लाइमेट मिटिगेशन, ठीक है। क्लाइमेट अडेप्टेशन मतलब कि भाई क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्रॉप्स उगाओ, ठीक है। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करो। और दूसरा है क्लाइमेट मिटिगेशन, मतलब जैसे लैंड लैंड रिस्टोरेशन है, ठीक है।
सॉइल कंजर्वेशन है। तो ये क्या है, अपना मिटिगेशन, मिटिगेशन के तरीके, ठीक है। अपना और तीसरा है फूड सप्लाई इंक्रीज करना, मतलब मोर एरिया अंडर एग्रीकल्चर, ये फूड सप्लाई इंक्रीज करना है, बट दिस शुड बी डन सस्टेनेबली। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर तीन चीज़ों के बारे में करता है, फूड सप्लाई, फिर अगला क्लाइमेट अडेप्टेशन, क्लाइमेट मिटिगेशन, तीन चीज़ों के बारे में बात करता है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी लिख सकते हैं हम, जैसे बहुत सारे रीजन में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट हो रही है, मतलब जो मार्केट से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र है उनका यूज़ मिनिमाइज करना और ऑर्गेनिक तरीके से खेती करना, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक जो वीडिसाइड्स हैं उनका यूज़ करना, या फिर क्रॉप रोटेशन का यूज़ करना, ठीक है। जो भी हम कल्चरल पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं ना जिसे, तो कल्चरल पेस्ट मैनेजमेंट का यूज़ करना, मल्टी क्रॉपिंग का यूज़ करना, रिले क्रॉपिंग का यूज़ करना, ताकि पेस्ट ना जनरेट हो, लैंड को फैलो छोड़ना, मल्चेस का यूज़ करना, तो वो सब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाता है। वर्टिकल फार्मिंग भी आजकल टॉक ऑफ द टाउन हो गई है, जैसे अर्बन एरियाज में है तो हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और एरोपोनिक्स वगैरह चल गए ना, तो ये सब हम लिख सकते हैं। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, नो टिलेज के बारे में बात कर सकते हैं। अब फटाफट हम डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में देख लेते हैं, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो एग्रीकल्चर ऑन लैंड, तो वेस्टर्न हिमालयाज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लैंड प्रोडक्टिविटी वेस्टर्न हिमालयाज में कैसी है? ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लैंड प्रोडक्टिविटी कम ही होगी, ठीक है। और पॉपुलेशन भी कम ही है वहाँ से, तो पलायन भी हुआ है ना बहुत सारा, तो पॉपुलेशन प्रेशर भी कम है, पर लैंड की वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी कम है, ठीक है। फिर लेस फेवरेबल लैंड एंड वाटर, क्योंकि भाई लैंड भी इतना फेवरेबल नहीं है और वाटर कंडीशंस भी ऐसे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जब एग्रीकल्चर कर सकते हैं हम 30% ऑफ द स्लोप, जब तक स्लोप इतना स्टीप नहीं है 30% ऑफ द स्लोप तक हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। उसके बाद हम जो हॉर्टिकल्चर एंड फॉडर है वो 30 से 50% ऑफ द स्लोप में हम हॉर्टिकल्चर ऑफ फॉडर फॉडर उगा सकते हैं, और 50% ऑफ स्लोप के बाद हम ट्री कवर लगा सकते हैं, ताकि सॉइल स्टेबलाइजेशन कर सके, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल मैनेजमेंट कर सके, ठीक है। अब अगला है ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज में भी सेम ही है, वेस्टर्न ईस्टर्न हिमालयाज में कंडीशन तो दोनों सेम है, बट ईस्टर्न हिमालयाज में अगर हमें प्रमोशन करना है तो हम, जैसे सेरिकल्चर है या फिर पोल्ट्री और पिगरी है, उसको प्रमोट करेंगे। माइनर इरिगेशन अभी इस इलाके में बहुत कम है, तो माइनर इरिगेशन करेंगे। सरफेस रन ऑफ जैसे हम चेरापूंजी वगैरह में देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको हमें टैकल करना है। अब हमें रिप्लेस करना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को विद सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो उसे हमें चेंज करना है। हमें फ्रूट्स जो अब 30% ऑफ द स्लोप पे हमें फ्रूट्स वहाँ पे उगाने हैं, ठीक है। तो हमने देखा था जैसे अपना पाइन एप्पल मेघालय में बहुत उगता है, ठीक है। ऑरेंजेस चेरापूंजी में बहुत उगते हैं, तो ये ऑरेंजेस, पाइन एप्पल्स, ऐसी चीज़ें हमें प्रमोट करनी पड़ेंगी, ठीक है, अपना वे ईस्टर्न हिमालयाज में। अब अगला है कि लोअर गंगेटिक प्लेन्स, मतलब वेस्ट बंगाल वाले इलाके की अब लगभग हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे राइस फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था 3 क्रॉप्स वो उगा देते हैं ना, तो राइस फार्मिंग हमें वहाँ पे प्रमोट करनी है। पीसी कल्चर मतलब फिश वगैरह बहुत वहाँ पे फेमस है, तो राइस का फार्मिंग, राइस के साथ फिश खाते हैं तो पीसी कल्चर। पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री वगैरह, फॉरेज प्रोडक्शन, सीड सप्लाई, तो सीड सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब पीसी कल्चर हम कर रहे हैं, तो सीड सप्लाई हमें एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए और सीड्स हमें इसके लिए भी चाहिए, पीसी कल्चर के लिए भी चाहिए, तो सीड सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लाइफ स्टॉक्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर मिडल गंगेटिक प्लेन्स में, मिडल गंगेटिक प्लेन्स मतलब वो अपना ईस्ट यूपी और बिहार वाला जो इलाका है ना, लगभग वो वाला इलाका आ जाता है मिडल गंगेटिक प्लेन्स में। तो इसमें खारिफ क्रॉप्स, खारिफ मतलब जो जुलाई के लगभग सो करी जा रही है ना, तो उन्हें खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। एज इट 40% ऑफ द GCA ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, मतलब खारिफ पैडी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर पैडी क्रॉप यहाँ के लिए, तो पैडी क्रॉप पे ध्यान देना है। डेयरी फार्मिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है,
मिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ से, यूपी से ही हो रहा है। तो डेयरी फार्मिंग, डेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगेन पिसी कल्चर बड़ी खाई जाती है बिहार में भी। तो पिसी कल्चर इंपॉर्टेंट है, एग्रो फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अब है अपर गंगेटिक प्लेन्स, ये सहारनपुर, मेरठ, शामली और ये वाले जो इलाके हैं ना, अपना बुलंदशहर, शाहजहाँपुर ऐसे करके, तो लखीमपुरी, तो ये ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन्स में आती है। तो इसमें क्या, हॉर्टिकल्चर बहुत फेमस हो जाता है। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये दोनों तो उसी के बात है। कैनाल लाइनिंग करनी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हाँ, क्योंकि वरना कैनाल के सहारे सहारे जो है ओवर सैचुरेशन हो जाती है सॉइल की। तो उसके बाद क्या है, रिक्लेमिंग, कैनाल लाइनिंग करनी है, और जो सोलाइन और एल्कलाइन सॉइल हो गया उसको रिक्लेम करना है। मोर एरियाज अंडर फॉडर, फॉडर चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे डेयरी फार्मिंग वगैरह हो रही है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग भी यहाँ पे होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला है ट्रांस गंगेटिक प्लेन। ऑल्दो ये इंडिया का हाईली प्रोडक्टिव पार्ट है, बट यहाँ पे भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स करी जा सकती हैं। तो अगर ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स की कभी भी बात आए ना, तो एम के वादियाँ 1996, वादियाँ, ये भले ही वादियों की से पहले वाला रीजन, ये वादियों से पहले वाला रीजन है। वादियाँ मतलब जो जम्मू कश्मीर की वादियाँ हैं, वो सब वाली वादियाँ। तो एफ के वादियाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। फक वादिया वी विल स्टे इन ट्रांस गंगेटिक प्लेन, फक वादिया वी विल स्टे इन ट्रांस गंगेटिक प्लेन। तो एफ के वादिया इंपॉर्टेंट हो जाता है 1996। इनका जो मेजर्स इन्होंने बताया था, इंडिया फूड पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें इन्होंने कुछ फूड मेजर्स बताए थे, वो हम ट्रांस गंगेटिक प्लेन के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने बोला था, जो राइस वीट वाला एरिया है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, तो उसका 5% का साइड निकाल दो, ठीक है। 5% डाइवर्ट कर दो और क्रॉप्स के लिए, जैसे कि मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फॉडर वगैरह वगैरह। हॉर्टिकल्चर प्रमोट करो बिसाइड पल्सेस, हम पल्सेस तो प्रमोट कर ही कर रहे हैं, अपलैंड्स में हॉर्टिकल्चर प्रमोट करो। अपलैंड मतलब वो ऊपर वाला इलाका जो है ना, गुरदासपुर और पठानकोट वाला इलाका जो है, उसमें आप ये प्रमोट करो, हॉर्टिकल्चर प्रमोट करो। फिर अगला है मिल्क, मिल्क एंड वूल। वूल की तो हमने देखी थी भाई, वूल के लिए तो लुधियाना कितना फेमस है। लुधियाना हमने देखा था, पानीपत हमने देखा था, ठीक है। कश्मीर हमने देखा था ना, WPL मतलब वुमेन प्रीमियर लीग, वूल पहन के खेल रहे हैं कश्मीर में, तो उसके लिए हमने देखा था लुधियाना, पानीपत बड़ा फेमस है। तो वूल प्रोडक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है पंजाब के लिए। मिल्क, मिल्क प्रोडक्शन तो ऑफ कोर्स, क्योंकि डेयरी फार्मिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब क्वालिटी सीड्स, वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर वगैरह, क्वालिटी सीड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाई क्वालिटी फॉडर क्रॉप्स एंड एनिमल फीड्स, बड़े हाई क्वालिटी फॉडर क्रॉप बड़ी, क्योंकि यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन हमें करना है, तो हमें फॉडर क्रॉप्स चाहिए ही, हाई क्वालिटी एनिमल का फीड्स चाहिए। स्टेपिंग अप एरिया अंडर फॉडर प्रोडक्शन बाय 10%। 10% से ये जो फॉडर प्रोडक्शन है ना, ये इसका एरिया अंडर फॉडर प्रोडक्शन, इसको हमें 10% से बढ़ाना पड़ेगा। देखो, 5% तो हमें इस एको एरिया को छीनना है, 10% यहाँ का एरिया बढ़ाना है, ठीक है। 5% छीनना है, 10% बढ़ाना है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के आसपास हमें वेजिटेबल इन विसिनिटी उगानी चाहिए, ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि पेरी अर्बन एरियाज वाला, तो उसमें हमें ये सब करना चाहिए। तो ये ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स का हमने देख लिया, एफ के वादिया ने ये बताया। तो इसके बाद देख लेते हैं लोअर गंगेटिक प्लेन और मिडिल गंगेटिक प्लेन। वेस्ट बंगाल और बिहार वगैरह वाले इलाकों में क्या है, प्रोडक्टिविटी तो देखो कम ही है, ठीक है। पॉपुलेशन प्रेशर पर पूरा है, पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी लो है। और रिच वाटर एंड सॉइल पर, वाटर एंड सॉइल अच्छे हैं, बट वही एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा ना, जब वहाँ की प्रोडक्टिविटी कम आ रही है, पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। उतने ही लैंड पर पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है, तो लैंड फ्रेगमेंट में ज़्यादा होगा, ठीक है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होगी, लैंड फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी कम है, तो एग्रीकल्चर कैसे अच्छा हो सकता है। इसीलिए देखा है कि जो बंगाल वाले इलाके में है, बिहार वाले इलाके हैं, उसमें 5,500 से 6,500 ही फार्मर की लगभग एवरेज इनकम है ना।
बल्कि पंजाब वाले इलाकों में ये 30-30 हज़ार तक भी है। ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी जो रिच है, ठीक है। अब अपर गंगेटिक प्लेन में प्रोडक्टिविटी तो अच्छी है, और मॉडरेट पॉपुलेशन प्रेशर भी मॉडरेट ही है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर भी नहीं है कि भाई बियर ही नहीं करा जा रहा। वाटर और सॉइल भी अच्छा है, प्रोडक्टिविटी भी ठीक है। अब ट्रांस गंगेटिक प्लेन में प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन प्रेशर भी ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट ही है। ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा फ़ायदा है ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स में, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप भी हुआ है। बट और डेवलप करने के लिए 5% 10% रूल अपनाओ, 5% 10% हॉर्टिकल्चर पल्सेस, वूल, मिल्क। ठीक है, ये वाले रूल अपनाओ। अब हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक।